नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन के टॉप 50 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि हमारी एक टेस्ट सीरीज होने वाली है। इसमें सभी मिक्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसा कि आपको एग्जाम में मिलते हैं, और ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जैसे कि DEET हो गया, UPTGT हो गया, और भी स्टेट लेवल की एग्जाम्स हैं। उन सभी में ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ये इसका पहला पार्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेंगी तो इसके नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड किए जाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2012 लंदन ओलंपिक में उस खेल का नाम बताइए जिसके फाइनल में आमने सामने एक ही देश की टीम थी। 2012 लंदन ओलंपिक की बात हो रही है। उसमें एक ऐसा गेम आ गया था जिसमें कि फाइनल में दोनों एक ही जो गेम है उसकी टीम थी। राइट आंसर क्या है इसका? बीच वॉलीबॉल। सी इज द करेक्ट आंसर। बीच वॉलीबॉल में 2012 में एक ही कंट्री की दो टीमें आ गई थी। और अगर आपको कंट्री पूछे तो वो थी USA की टीम में। अमेरिका की दोनों टीमें फाइनल में पहुंच गई थी बीच वॉलीबॉल में। इसका मतलब ये हो गया गोल्ड और सिल्वर दोनों बीच वॉलीबॉल में अमेरिका को मिला था 2012 लंदन ओलंपिक में। नेक्स्ट है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है हॉकी। हॉकी के क्वेश्चन आंसर्स में हमने इसको डिस्कस किया है कि रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, कबड्डी की कौन सी शैली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है? तो इसका राइट आंसर है संजीवनी। कबड्डी को इंटरनेशनल लेवल पे संजीवनी नाम से स्टाइल है कबड्डी की, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माना गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से पहला भारतीय कौन है जिसने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है? आपको पता होगा कि ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। इनमें सबसे पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय थे महेश भूपति। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। महेश भूपति भारत के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट है, पहला विश्व कप फुटबॉल किस देश में आयोजित हुआ था? वो हुआ था 1930 उरुग्वे में। ये हमारा करेक्ट आंसर है, और उरुग्वे ने ही इस फुटबॉल वर्ल्ड कप को जीता था। नेक्स्ट है, उस जर्मन देश के खेल का नाम बताइए जिस पर बास्केटबॉल खेल आधारित है। जर्मनी में एक खेल खेला जाता है जिसपे हमारे बास्केटबॉल आधारित है। उस गेम से ही बास्केटबॉल आई है, तो वो गेम है कॉर्फ बॉल। बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए ऐसा कुछ होता है कॉर्फ बॉल। इसमें इस तरीके से एक बास्केट टाइप होता है जिसमें कि बॉल को डाला जाता है। सेम बास्केटबॉल के जैसा ही है, और ये कहाँ पे खेला जाता है? जर्मनी के अंदर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस गेम से ही बास्केटबॉल गेम आया है। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल समारोह किस सन में शुरू किया गया? तो वो किया गया था 1975 में। 1975 में नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल को वुमेन्स के लिए स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में ओलंपिक भवन बनाने की योजना किस शहर में है? तो ओलंपिक के जो बिल्डिंग है उसकी योजना हमारे चेन्नई शहर में है। ओलंपिक बिल्डिंग बनेगी, मतलब वहां पे अपना स्टेडियम है, उसको ओलंपिक लेवल का स्टेडियम बनाया जाएगा, ओलंपिक की बिल्डिंग वहां पे तैयार की जाएगी। ऐसा शहर है चेन्नई। नेक्स्ट है, विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अमेरिका के अंदर। सी इज द करेक्ट आंसर। इसको आपको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन का हेडक्वार्टर अमेरिका में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का उपयोग किया गया? तो वो ओलंपिक था 1968 का मैक्सिको सिटी में। बी हमारा करेक्ट आंसर है। सिंथेटिक ट्रैक आपको पता होगा क्या होता है। आजकल जो भी प्रतियोगिताएं इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं वो सिंथेटिक ट्रैक पे ही आयोजित करवाई जाती हैं। नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी भारतीय महिला भारोत्तोलक भारत के लिए महिलाओं में प्रथम ओलंपिक पदक लाने वाली खिलाड़ी किस राज्य की रहने वाली है? देखिए कर्णम मल्लेश्वरी हमारी इंडियन एथलीट है, वेट लिफ्टर है। इन्होंने 2000 में जो सिडनी ओलंपिक था उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इनके हमें स्टेट पूछा गया है। राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। बी इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश से कर्णम मल्लेश्वरी बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेट का कौन सा मैदान सबसे ऊंचाई पर स्थित है? तो वो है चेल। इंडिया के अंदर सबसे ऊंचाई पर स्थित है, हिमाचल के अंदर जगह है चेल, वहां पर ये क्रिकेट ग्राउंड है। नेक्स्ट है, SGFI का गठन किस शहर में किया गया था? तो वो किया गया था बेंगलोर में। ए इज द करेक्ट आंसर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? वो है चौगान। बी इज द करेक्ट आंसर। अभी इसको वर्तमान में पोलो बोलते हैं। ये विश्व का सबसे ओल्डेस्ट स्पोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खेल का संबंध थॉमस कप से है? तो इसका संबंध है बैडमिंटन से। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष के पहले माह जनवरी में कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट शुरू होता है? देखिए हमें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में पूछा गया है कि जनवरी महीने में वो कौन सा टूर्नामेंट है जो शुरू होता है। राइट आंसर है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए जनवरी में हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है मई जून के अंदर फ्रेंच ओपन, मई या फिर जून के अंदर फ्रेंच ओपन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में विंबलडन होता है
जून या जुलाई में, और लास्ट में जो साल का होता है वो होता है सितंबर या अक्टूबर में। तो इन सभी को सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद में है फ्रेंच ओपन, थर्ड नंबर पे विंबलडन और चौथे नंबर पर आता है यूएस ओपन। इन चारों को आपको सीक्वेंस में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार बैडमिंटन में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप है, उसी प्रकार टेनिस में कौन सी चैंपियनशिप है? देखिए, बैडमिंटन में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप है। टेनिस के बारे में पूछा गया तो वो है विंबलडन। सी इज द करेक्ट आंसर। बैडमिंटन की ये चैंपियनशिप वर्ल्ड फेमस है, बहुत बड़ा नाम है। उसी तरीके से टेनिस की चैंपियनशिप जो कि लंदन में आयोजित की जाती है, मतलब इंग्लैंड में इसका आयोजन करवाया जाता है, जिसको कि विंबलडन बोलते हैं। नेक्स्ट है, खेलों में दिया जाने वाला विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे बेस्ट अवार्ड स्पोर्ट्स में कौन सा है? ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। बी हमारा करेक्ट आंसर है। यह सर्वोच्च पुरस्कार है स्पोर्ट्स के अंदर। ओलंपिक ऑर्डर का पुरस्कार सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट है, दाएं हाथ के लेग स्पिनर गेंदबाज की बॉल टप्पा पड़ने पर ऑफ स्टंप की बजाय अंदर की तरफ मिडिल स्टंप या लेग स्टंप की तरफ जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो देखिए, इसमें हमसे पूछा गया है कि एक राइट हैंड का स्पिन बॉलर है, वो जब बॉल को स्पिन कराएगा तो बॉल मिडिल स्टंप या लेग स्टंप की तरफ जाएगी। जैसे कि एक राइट हैंड बैट्समैन खेल रहा है, उसकी बॉल अंदर की तरफ आएगी, मिडिल स्टंप या फिर लेग स्टंप। तो ऐसे बॉल को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, चाइनामैन, दूसरा गूगली या फिर तीसरा। राइट आंसर क्या है इसका? गूगली। सी इज द करेक्ट आंसर। गूगली बोलते हैं इसको जब राइट हैंड बैट्समैन को राइट हैंड बॉलर बॉलिंग करेगा और बॉल मिडिल स्टंप या फिर लेग स्टंप की तरफ जाएगी, मतलब बॉल अंदर की तरफ आएगी, उसको गूगली बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में विजेताओं को मेडल नहीं दिए गए थे? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये तीनों मेडल होते हैं ओलंपिक में। तो ये पूछा गया कि ये मेडल कौन से ओलंपिक में नहीं दिए गए थे? इन चार ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो इसमें राइट आंसर है 1900 पेरिस के अंदर। बी इज द करेक्ट आंसर। 1904 में तो मेडल देने स्टार्ट हो गए थे। इससे पहले के दो ओलंपिक थे 1900 और 1896। 1896 और 1900 में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल नहीं दिए गए थे। 1904 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ओलंपिक के छल्लों में ऊपर की तरफ कितने छल्ले होते हैं? आपको पता है 5 छल्ले होते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया कि ऊपर की तरफ कितने छल्ले हैं, तो वो हैं 3। ये आप देख सकते हो, 1 2 3, 3 छल्ले ऊपर हैं और नीचे हैं 2। इस तरीके से ओलंपिक छल्ले मिलकर बने हैं। ये 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, 5 कॉन्टिनेंट हमारे हैं, उनको ये पांचों छल्ले दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, फादर हेनरी डिडॉन किस देश के रहने वाले थे? देखिए, फादर हेनरी डिडॉन ने CTS, LTS और 40S ये मोटो दिया था ओलंपिक का। इनके हमसे कंट्री पूछी गई है। राइट आंसर है डोमिनिकन गणराज्य। सी इज द करेक्ट आंसर। डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री से बिलोंग करते थे हेनरी डिडॉन, ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं और चारों ही अवार्ड हैं। इन अवार्ड्स में हमें बताना है कि कौन सा अलग है। राइट आंसर है बी, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। देखिए, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड है वो हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स में, बाकी सारे अवार्ड्स इसके बाद में आते हैं। जेसी ओवंस तो अमेरिका में ट्रैक एंड फील्ड के लिए दिया जाता है। कुबर्टिन अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए, कि आप कितना अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हो। लेकिन इनमें से ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड है, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार है, ये स्पोर्ट्स का सर्वोच्च पुरस्कार है। इन 4 ऑप्शंस में से ये अलग है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से नवाजा गया? देखिए, ओलंपिक ऑर्डर का भी क्रम होता है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो ये गोल्ड मेडल जो था ओलंपिक ऑर्डर का, वो किसको मिला था? राइट आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एकमात्र भारतीय हैं जिनको ओलंपिक ऑर्डर मिला हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी के अलावा ओलंपिक ऑर्डर सम्मान अभी तक किसी दूसरे भारतीय को नहीं मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, योनेक्स नामक बहुचर्चित कंपनी जो खेलों के उपकरण बनाती है, उसका संबंध किस देश से है? योनेक्स का आपने नाम सुना होगा, देखा भी होगा। ये बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस इनके उपकरण बनाती है, टी शर्ट्स, रैकेट्स, इनमें अक्सर आपको योनेक्स का नाम दिखाई दे जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि ये कंपनी कौन से देश की है, तो वो है जापान की। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, योनेक्स कंपनी जापान देश से है। नेक्स्ट है, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे भारत के सर्वोच्च 3 खेल पुरस्कार मिले हैं, जो कि अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार शामिल हैं। तो ऐसे कौन से भारतीय हैं वो? पुलेला गोपीचंद। सी हमारा करेक्ट आंसर है। इनको अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड, ये तीनों अवार्ड मिले हैं पुलेला गोपीचंद को। एकमात्र भारतीय हैं ये अभी तक। नेक्स्ट है, ओमेगा नामक कंपनी का संबंध किस देश से है? ओमेगा भी एक स्पोर्ट्स के उपकरण या फिर सामान बनाती है, तो इस कंपनी का हमें देश बताना है। राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। सी इज द करेक्ट आंसर। स्विट्जरलैंड की है ओमेगा कंपनी। नेक्स्ट है,
एडिडास कंपनी का संबंध किस देश से है? तो एडिडास कंपनी का संबंध है जर्मनी से। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे सामने देखने को मिलते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का गोल्डन ओलंपिक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। गोल्डन ओलंपिक हमसे पूछा गया है। राइट आंसर है बी, 1928 एम्स्टर्डम। जैसा कि आपको पता होगा 1928 के ओलंपिक में हॉकी में हमने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता था। तो सबसे पहला ओलंपिक था जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, वो था 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, इसलिए इसको गोल्डन ओलंपिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उस अभ्यास को क्या कहते हैं जिसमें कम तीव्रता के साथ अभ्यास करते हुए ऑक्सीजन ग्रहित की जाती है? देखिए 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, ये चारों ही एक्सरसाइज के टाइप्स हैं। तो हमें ऐसी एक एक्सरसाइज बतानी है जिसमें इंटेंसिटी कम रहती है, तीव्रता कम रहती है, मतलब उसको हम कम स्पीड से करते हैं। तो ऐसी एक्सरसाइज कौन सी है? एरोबिक एक्सरसाइज। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइज में हम लंबे समय तक भागते हैं, लंबे समय तक वो एक्सरसाइज करते हैं, और ये हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करने का मतलब है कि हमें ऑक्सीजन की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। जब लंबे समय तक हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो बिना ऑक्सीजन के हम नहीं कर पाएंगे, या फिर हमें ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी। लेकिन अनएरोबिक में ऐसा नहीं होता। एनारोबिक स्प्रिंट हो गई, या फिर थोड़े टाइम के लिए हाई इंटेंसिटी जो एक्सरसाइज होती हैं उनको एनारोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। मतलब कम समय में हम बहुत ज्यादा स्पीड से जब एक्सरसाइज करते हैं उसको बोलते हैं एनारोबिक। इसके बाद में आइसोटोनिक, इसमें टेंशन सेम रहती है। बाकी जो एक्सरसाइज होती हैं जैसे कि पुलअप कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज। किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स की वीडियोस में इन सभी को बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया भी है। स्टैटिक एक्सरसाइज है जो कि हम एक जगह पे खड़े होकर करते हैं। इस तरीके से हम इन चारों एक्सरसाइज को देख सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज है वो कम इंटेंसिटी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में की जाती है। नेक्स्ट है, बीएमआई क्या मापता है? बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, वो मापता है हमारा बॉडी फैट। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको पता होगा। अगर आपको इसका फॉर्मूला पूछे तो आपका वेट अपॉन आपकी हाइट, हाइट किस में होगी? मीटर में, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपका वेट है 80 किलोग्राम और आपकी हाइट हो गई 1.73, इसका स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी बीएमआई। तो ये क्या मापता है? शरीर की वसा, हमारी बॉडी का फैट मापता है बीएमआई। नेक्स्ट है, जोड़ की उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें यह लंबे प्रसार को करने में सहायक होते हैं? देखिए हमें जॉइंट्स की एक वो कैपेसिटी बतानी है जिसमें हम हमारे जॉइंट्स को एक्सपांड कर सकते हैं। राइट आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी। भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी में ही हम हमारे जॉइंट्स की रेंज को बढ़ाते हैं। जहां कहीं भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी का नाम आ जाए, आप एक वर्ड ये ध्यान में रखिए, रेंज। कभी भी जब हम फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी में हम क्या बढ़ाते हैं? हमारे जो जॉइंट्स है उनकी रेंज को बढ़ाएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए फॉरवर्ड बैंड हो रहे हो, आगे की तरफ झुक रहे हो, लेकिन पहले दिन आप इतना ही झुक पा रहे हो, ये आपकी फाइनल कैपेसिटी है। ये पहले दिन की बात हो गई। उसके बाद में सेकंड डे में आपने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, आप इतने नीचे तक आ गए। फिर थर्ड डे, ऐसा करते करते एक दिन ऐसा है कि आप पूरा ऐसे जमीन तक नीचे हाथ लगा पा रहे हो। तो ये आपने क्या किया है, आपका यहाँ का जो जॉइंट है, हिप का जॉइंट है, आपका शोल्डर का जॉइंट है, इन जॉइंट्स के आपने रेंज को बढ़ा दिया है। तो रेंज को बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। इस तरीके से आप इसको समझिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? लंबे प्रसार को बढ़ाने में सहायक होती है। हमारे जो जॉइंट्स हैं उनकी रेंज बढ़ा देती है। नेक्स्ट है, ओसीओजी क्या है? तो वो है ओलंपिक का आयोजन करने वाली संस्था। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर द ओलंपिक गेम्स, इसको आपको ध्यान में रखना है। OCOG ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है ये ओलंपिक गेम्स की, जो ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाती है, उनका आयोजन करवाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका है मसेटर मसल। हमारी जो जबड़े की मांसपेशी है उसको शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहा जाता है। बाकी मसल्स आपको पता होगा, जीभ की मांसपेशी जीभ में होती है, हैमस्ट्रिंग आपके पैरों में होती है, और क्वाड्रिसेप भी आपके पैरों में होती है। हैमस्ट्रिंग अपर लेग के पीछे की तरफ की मांसपेशी है, और क्वाड्रिसेप है थाई में आगे की तरफ मांसपेशी। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है जांघ की हड्डी। सी इज द करेक्ट आंसर। इसको थाई बोन कहते हैं, या फिर इसको फीमर बोन बोला जाता है। फीमर बोन हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की। नेक्स्ट है, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं चार्ल्स ए बूचर। चार्ल्स ए बूचर, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन बहुत ही फेमस बुक है।
इसको आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वो हैं चार्ल्स बूचर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रोग को साइकोमेट्रिक की श्रेणी में रखा जाता है? तो पहले तो समझिए साइकोमेट्रिक क्या होता है। आपका जो माइंड है उसकी स्टडी की जाती है, उसके बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता है, क्या करने में आपका इंटरेस्ट है, कौन सा काम आप मुश्किल से कर पा रहे हो। ये सारे जो टेस्ट हैं वो हम साइकोमेट्रिक के अंदर देखते हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में से ऐसी एक बीमारी का हमें नाम बताना है जो कि साइकोमेट्रिक के अंदर आती है। राइट आंसर है डायबिटीज। ए इज द करेक्ट आंसर। डायबिटीज को साइकोमेट्रिक की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि जब आप किसी इंसान का माइंड रीड करोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उस इंसान को वो आदत पड़ चुकी है, मीठा खाने की आदत हो गई या फिर उस आदत को वो छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए इसको साइकोमेट्रिक श्रेणी के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है, कम से कम कितने खिलाड़ी बास्केटबॉल मैच को शुरू करने के लिए चाहिए? इसका मतलब ये हो गया कि एक बास्केटबॉल मैच को हमें करवाना है तो उसके लिए कम से कम हमें कितने खिलाड़ी चाहिए? राइट आंसर है बी, 5 खिलाड़ी होने चाहिए बास्केटबॉल गेम को हमें शुरू कराने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा बास्केटबॉल जो गेम होता है उसमें प्लेइंग एरिया के अंदर 5 प्लेयर होते हैं, मतलब 5 प्लेयर खेलते हैं और प्लस 7 उसके एक्स्ट्रास होते हैं, टोटल 12 प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल में। तो ये 7 प्लेयर अगर नहीं होंगे तो भी काम चला सकते हैं एक मैच को शुरू करने के लिए, लेकिन 5 प्लेयर का तो एक टीम में होना जरूरी है, तभी बास्केटबॉल का मैच शुरू होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 1924 पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। बाद में यह खिलाड़ी हॉलीवुड में टार्जन के नाम से मशहूर हुआ। देखिए इसमें हमसे क्या पूछा गया कि 1924 का जो पेरिस ओलंपिक था उसके अंदर 100 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता हुआ एक खिलाड़ी था। इसके बाद में हॉलीवुड में इसने काम किया और ये टार्जन नाम से मशहूर हो गया। ऐसा प्लेयर कौन था? राइट आंसर है जॉनी वेस्टमूलर। बी हमारा करेक्ट आंसर है। जॉनी वेस्टमूलर जो कि 1924 पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और उसके बाद में हॉलीवुड के अंदर इनको टार्जन नाम से जाना गया या फिर टार्जन नाम से ये फेमस हो गई। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट है, फ्लोजो के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? राइट आंसर है फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए फ्लोजो इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 100 मीटर और 200 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। महिला खिलाड़ी हैं और ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं, यूएसए इनकी कंट्री है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फ्लोजो नाम से फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर हैं, यूएसए की कंट्री है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका 100 मीटर और 200 मीटर में है जो कि अभी तक बना हुआ है। ये रिकॉर्ड इन्होंने 1988 में बनाया था, 1988 में ये रिकॉर्ड फ्लोजो ने बनाया था। नेक्स्ट है, हमारे शरीर को निम्न में से कौन सा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, इनमें से हमें बताना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा बढ़ाता है? राइट आंसर है व्हाइट ब्लड सेल्स। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए श्वेत रक्त जो कोशिकाएं हैं वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी पे जब भी कोई अटैक होगा तो WBC हैं वो अपना काम करना शुरू कर देंगी, उस अटैक से हमारी बॉडी को बचाएंगी। इसके बाद में है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? हमारा बॉडी पार्ट कहीं से जब कट जाता है, हमारा खून बहने लग जाता है, तो उस खून को रोकने के लिए वहां पे प्लेटलेट्स जमा हो जाती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं, इनका ये काम होता है हमारी बॉडी में। फिर है लाल रक्त कोशिका, RBC जिनको की शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। RBC का काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना, ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम होता है RBC का, क्योंकि इसके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, वो लेकर जाता है ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में। इसके बाद में विटामिन K है, जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं किसी का तो उसको विटामिन K का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि ब्लड फ्लो कंट्रोल में हो सके। आई होप आप इन चारों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक स्वच्छता का कारक नहीं है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से हमें हेल्थ रिलेटेड बॉडी फिटनेस कंपोनेंट का नाम बताना है कि कौन सा नहीं है। राइट आंसर है चाल। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेल्थ रिलेटेड जो हमारी बॉडी फिटनेस के कंपोनेंट है उनमें चाल नहीं आती, बाकी मस्कुलर स्ट्रेंथ, बॉडी कंपोजिशन, मस्कुलर एंडोरेंस, ये तीनों आती हैं। तो 3 तो ये हो गई, मस्कुलर स्ट्रेंथ, बॉडी कंपोजिशन और मस्कुलर एंडोरेंस। टोटल ये 5 होते हैं। 5 में से चौथा है वो हमारा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद में है 5वां, वो होगा कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। इस तरीके से ये 5 होते हैं हमारी हेल्थ रिलेटेड बॉडी फिटनेस के कंपोनेंट। इसको कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको एक वीडियो बताया भी था, B2MFC, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। B का मतलब बॉडी कंपोजिशन, 2M का मतलब मस्कुलर स्ट्रेंथ,
मस्कुलर एंडोरेंस, एफ का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और सी का मतलब होता है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। इस तरीके से ये 5 है हमारे हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स। अब देखिए ये चाल है, ये किसका कंपोनेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये हमारी फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट है, फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट है, या फिर इसको मोटर कंपोनेंट्स भी हम बोल देते हैं। तो ये हमारे होते हैं स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। इस तरीके से आप इनको ध्यान में रखिए, इन दोनों को आप मिक्स मत कीजिए, ये दोनों अलग अलग होते हैं, फिजिकल फिटनेस और हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का मक्का किसे कहा जाता है, मैक्का ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वो बोलते हैं LNIP ग्वालियर को। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि ग्वालियर में स्थित है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसको फिजिकल एजुकेशन का मक्का कहा जाता है। जैसे मुस्लिमों में मक्का बहुत ही एक धार्मिक और पवित्र जगह है, उसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे भारत के अंदर, उसमें मक्का LNIP को बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी चल संधियों में किस प्रकार के कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज हमारी हड्डियों के आगे जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि वो शॉक ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, कोई भी हमें इम्पैक्ट या फिर झटका लगता है उसको ऑब्जॉर्व करने का काम कार्टिलेज करते हैं। तो हमारे जो मूवेबल जॉइंट होते हैं, मतलब चल संधियां होती हैं, ऐसे जॉइंट्स जो कि मूव करते रहते हैं, उनमें कौन से कार्टिलेज होते हैं, राइट आंसर है बी, रेशेदार उपास्थि, फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं हमारी मूवेबल जॉइंट्स में। नेक्स्ट है हृदय की परतों में कौन सा तरल पदार्थ होता है। हमारी हार्ट की लाइनिंग होती है, उनमें एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, राइट आंसर है सेरस, सेरस बोलते हैं हमारी हृदय की परतों में तरल पदार्थ को। नेक्स्ट है NIS पटियाला में कितने दिन का विभिन्न खेलों का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है, तो वो कराया जाता है 1.5 महीने का, 1.5 मंथ्स का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। अब देखिए आपने सुना होगा कि वो आदमी NIS करके आ गया, वो प्लेयर NIS करके आया, तो NIS करके आना कुछ नहीं होता, ये एक गलत टर्म है। NIS तो एक जगह का नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि पटियाला और इसके साथ साथ इंडिया के कई और जगह पे है। लेकिन NIS करके आया है या फिर मैं NIS करके आया हूँ, तो ये कोई बात नहीं होती, क्योंकि NIS करना कुछ नहीं होता। अगर इसके साथ ही वो बोलते हैं कि मैंने NIS का डिप्लोमा किया है, तब सही होगा। जैसे कि आपके पास कोई आया और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और आपको आके बोलता है कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की हुई है, तो ये क्या बात होती है कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की हुई या फिर DU किया हुआ है। तो आप इससे क्या समझोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो और भी बहुत सारे कोर्सेज करवाती है, उसमें UG PG और भी सारे कोर्सेज आते हैं, तो मैं DU करके आया हूँ, इसका क्या मतलब हुआ। ऐसे ही मैं NIS करके आया हूँ, ये एक प्रचलन में चल चुका है, ये फेमस हो चुका है कि NIS करके आया है, तो उसका मतलब हम यही निकालेंगे कि वो डिप्लोमा करके आया है। लेकिन सही तरीके से अगर हम बोलें, सही तरीके से अगर हम जानकारी रखें, तो उसको NIS डिप्लोमा बोलते हैं। तो ये जो NIS डिप्लोमा है ये 1 वर्ष का होता है। इसके बाद में NIS के द्वारा कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चलाए जाते हैं, जो कि अलग अलग गेम्स के होते हैं, वो 1.5 मंथ्स के होते हैं, 6 to 7 वीक्स। इस तरीके से आप इनको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है विकेट कीपर कैच लेते समय अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ क्यों खींचता है। आपने देखा होगा कि विकेट कीपर जब कैच लेता है तो अपने दोनों हाथों को वो पीछे की तरफ खींच लेता है। इसमें न्यूटन की कौन सी गति का नियम लगता है या फिर घर्षण का नियम लगता है, राइट आंसर है सी, न्यूटन के दूसरे नियम। देखिए दूसरा नियम क्या होता है, F=ma। कोई भी वस्तु है उस पर लगाया गया फोर्स उसके मास और एक्सेलरेशन, उसके द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। तो आप सीधी भाषा में इसको समझिए कि बॉल सामने से आ रही है, उसको हमें कैच करना है, तो कैच करने के लिए उसका जो एक्सेलरेशन है, उसकी जो गति है, उसकी जो स्पीड है, उसको और उसका द्रव्यमान है और उसका वजन है, तो जब फोर्स लगाएंगे और हाथ को हम यहीं पे रखेंगे तो हाथ पे इंपैक्ट पड़ेगा और चोट लग सकती है। इस चोट को कम करने के लिए और ये जो फोर्स सामने से लगता हुआ आ रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए हाथ पीछे की तरफ किए जाते हैं। हाथ जब हम पीछे की तरफ करेंगे तो धीरे धीरे इस फोर्स को हम कम करते जाएंगे और यहाँ तक ये फोर्स एकदम कम हो जाएगा, जिससे कि हम इसको कैच कर लेंगे। ये पूरा तरीका होता है। इसी वजह से हम हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं जब बॉल को कैच करते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एक लंबी रेस के धावक में निम्न में से सबसे अधिक खपत किसकी होती है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इसमें हमें बताना है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस का जो रनर है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है। राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल्स भी उसमें होने चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी उसमें सबसे ज्यादा होनी चाहिए। फैट है वो जनरली हमें वेट लिफ्टर्स, कुश्ती ऐसे गेम्स में देखने को मिलती है। प्रोटीन है ये हमारी मसल बिल्ड के लिए काम में आते हैं। जब हमारी मसल टूट जाती हैं, मसल में ब्रेकडाउन हो जाता है,
हम थक जाते हैं या फिर मसल्स हमारी थक जाती हैं, तब हम प्रोटीन्स लेते हैं। मिनरल्स और सॉल्ट्स, खनिज लवण हमारी पूरी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये तो हर एक इंसान में होनी चाहिए। इनकी कमी होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। नेक्स्ट है, 1 मिनट में नीले द्वारा बाहर आए रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? नीले मतलब वेंट्रिकल। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में 2 होते हैं आलिंद और 2 होते हैं नीले। 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से ही ब्लड बाहर आता है हमारी बॉडी की तरफ। ये बात हो गई वेंट्रिकल की। तो 1 मिनट में वेंट्रिकल कितना रक्त बाहर की तरफ फेंक रहा है, इसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट 1 मिनट का निकाला जाता है। तो 1 मिनट में हमारी जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ में। अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या आ गई? हार्ट रेट तो आप समझ गए होंगे कि हमारा हार्ट बीट करता है, उसको बोलते हैं हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम है एक स्ट्रोक के अंदर जब हमारा हार्ट संकुचित होता है, तो संकुचित होने पर वो कुछ अमाउंट में ब्लड को रिलीज करता है, रक्त को बाहर की तरफ फेंकता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक स्ट्रोक में कितनी वॉल्यूम में वो ब्लड को बाहर फेंक रहा है, कितने आयतन में रक्त को बाहर फेंक रहा है, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम ये दोनों जब मिल जाते हैं उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक का मतलब होता है हमारा हार्ट। हमारा हार्ट 1 मिनट में कितने रक्त को बाहर फेंक रहा है हमारी बॉडी की तरफ, उसको कार्डियक आउटपुट बोला जाता है। ये तो बात हो गई कार्डियक आउटपुट की। इसके बाद में कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि ये एक हमारी बीट हो रही है, हार्ट बीट कर रहा है एक बीट से दूसरी बीट तक। एक बार हमारा हार्ट धड़क रहा है, हमारा हृदय धड़क रहा है, वहां से लेकर दूसरी धड़कन के बीच में जो साइकिल होती है उसको ही कार्डियक साइकिल बोलते हैं। 0.8 सेकंड की ये होती है। इसको डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में समझेंगे। अभी तो सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि एक बीट से दूसरे बीट के बीच में जो हमारा हार्ट संकुचित होता है और रिलीज होता है, उस पूरी प्रोसेस और साइकिल को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इसके बाद में वेंट्रिकल वॉल्यूम। वेंट्रिकल वॉल्यूम का मतलब है आपका जो निलय है, वेंट्रिकल में कितने अमाउंट में ब्लड रह सकता है, रक्त कितना रह सकता है, उसको वेंट्रिकल वॉल्यूम बोलते हैं। तो इस तरीके से इन सभी को हमने समझ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे अधिक सक्रिय कारक कौन सा है जिसके कारण खिलाड़ी को चोट लगती है? देखिए, एक प्लेयर को चोट लग रही है तो उस चोट का सबसे एक्टिव रीजन कौन सा है? राइट आंसर है सी, नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द गेम। खेल के नियमों का जब कोई प्लेयर पालन नहीं करता तो उसको चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये एक एक्टिव फैक्टर है। एक्टिव फैक्टर का मतलब है वो प्लेयर एक्टिव कंडीशन में है, वो खेल भी रहा है लेकिन वो गेम के रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो गेम्स के रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं उसकी वजह से भी हमें इंजरी हो सकती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसी वजह से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, जिससे कि ऐसे वीडियोस और रेगुलर हम लेके आएँ। और इसके साथ साथ आप लाइक करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हैं तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ये तो बात हो गई वीडियो की। अब देखिए, अगर आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए, जैसा कि आपको पता भी होगा, तो टेलीग्राम पे अपना चैनल है स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम करके, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल की जो नई अपडेट्स हैं उनसे भी आप रेगुलर अपडेट रहोगे, जुड़े रहोगे उनसे। तो बस फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।